आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में काफी काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी रोज की एक्टिविटीज में। कुछ टर्म्स हम देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखेंगे। तो बेसिकली मेन हमारा जो फोकस इस चैप्टर के लिए रहने वाला है, जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है, वो है कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जैसे कि एंटी एसिड्स, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, सोप्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म्स को हम देखेंगे और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारा मेन फोकस रहने वाला है इस चैप्टर के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले मेडिसिन और ड्रग्स क्या होते हैं। तो मेडिसिन और ड्रग्स दोनों ही आपके केमिकल्स होते हैं जो कि किसी न किसी डिजीज को ट्रीट करने के काम आते हैं, या फिर कोई अगर हमें पेन है, कोई हमें सफरिंग है, तो उसको कम करने में हमारी हेल्प करें। जो ब्रांच ऑफ साइंस एंड केमिकल से डील करती है ताकि डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सके, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं और ये थेरेप्यूटिक इफेक्ट हमारी बॉडी पे डालती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन की, जिसमें कि आपका है एंटा एसिड्स। मैं साथ साथ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते जाऊंगी ताकि आपके लिए एग्जाम्पल्स को याद करना थोड़ा सा मैं सिंपल कर सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दी एंटा एसिड्स। तो एंटा एसिड्स क्या होते हैं कि जब हमारे बॉडी के जब स्पेशली हमारे स्टमक के अंदर, क्योंकि वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि HCl, तो बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट कभी कभी क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा होने पे वो अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो स्टमक के अंदर बेसिकली जब गैस्ट्रिक जूस ज्यादा हो जाए, जब एसिडिटी ज्यादा हो जाए, तो उसके पीएच को कम करने के लिए एक अप्रोप्रिएट लेवल तक जो हम केमिकल यूज करते हैं उसी को एंटासिड्स कहते हैं। एंटासिड्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। उसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा बेकिंग सोडा को हम लोग यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके एंटासिड्स के। इसके अलावा लिक्विड एंटासिड्स आर मोर इफेक्टिव देन टैबलेट्स। ठीक है, इनको भी आप यूज करते हो। कौन से लिक्विड एंटासिड्स ज्यादा कारगर साबित होते हैं। उसके अलावा सिमेटिडीन है, रैनिटिडीन है, ओमेराप्रोजोल है और आइनोसोप्राजोल है। ये सब के सब आपके एग्जाम्पल हो गए एंटासिड्स के। तो आप बेसिकली ये ध्यान रखना, आई होप कि आपको ये तो याद रहेगा ही, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। इसके अलावा एक मिल्क भी होता है जो कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक एंटासिड होता है, बट आप लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सुन रखा होगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से आई एम श्योर कि आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि आपको पता है बेसिक नेचर का होता है, तो वो एसिडिटी को कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो आई होप कि आपको सोडियम बाइकार्बोनेट भी याद रह जाएगा। उसके अलावा इनमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखो, जैसे ये आपका सिमेटिडीन है, रैनिटिडीन है, तो इनके अंदर DINE इस तरह के आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली आ रहे हैं। उसके अलावा जो आपके अजोल्स होते हैं वो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं, जिनके अंदर अजोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो एंटासिड की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओमेराप्रेजोल और आइनोसोप्राजोल। ठीक है, तो ये भी आपके एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। देन जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है ट्रैंक्यूलाइजर्स की। जो आपके ट्रैंक्यूलाइजर्स होते हैं ना, ये आपके बेसिकली जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से क्या है कि मेंटल डिजीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम उससे रिलेटेड है। तो जब ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब आपका कभी इफेक्ट हो जाता है और आपको नींद नहीं आ रही होती, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए ट्रैंक्यूलाइजर्स हेल्प करते हैं। तो इस साइकोथेराप्यूटिक ड्रग जो है उसको ये भी कहते हैं। नॉर एड्रेनालिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मूड चेंज में एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो जब हमारी बॉडी में नॉर एड्रेनालिन की कमी हो जाती है तब हमें डिप्रेशन फील होने लगता है। तो बेसिकली ट्रैंकुलाइजर्स क्या करेंगे कि ये जो नॉर एड्रेनालिन है इसके सिक्रीशन को और बढ़ाने में हेल्प करेंगे। जिस भी जगह से वो इनहिबिट हो रहा था उसके डिग्रेडेशन को ये कैटलाइज करेंगे। ठीक है, तो इससे उसको रोकेंगे। तो इससे क्या होगा कि नॉर एड्रेनालिन ज्यादा बनने लगेगा और आपका मूड थोड़ा सा बेटर होगा, एक स्लीप इंड्यूस होगी आपके शरीर के अंदर। तो इनको भी याद करने के कुछ तरीके हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो भी आपके ट्रैंकुलाइजर्स के अंदर आते हैं, उनको हम फर्दर बहुत अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पहले ट्रिक बता देती हूँ। नंबर ऑफ दिया इन सेकेंड ईयर वेरी लो अटेम्प्टेड फिनाइल और इक्वल शेयरिंग वाली मान। ठीक है, इससे अब क्या, जहां जहां पे मैंने गैप ज्यादा छोड़ रखा है, इसका मतलब है कि वो दो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के लिए स्पेस दिया है। जैसे कि नंबर है, नंबर से आप नेम्ब्यूटोल को याद कर सकते हो। नेम्ब्यूटोल, नेम्ब्यूटल क्या होते हैं, ये सभी के सभी वेरानॉल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सेकोनल, ये सब के सब बार्बिट्रिक एसिड या फिर उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। और ये सब हिप्नोटिक है, इसका मतलब कि स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। जब आप ज्यादा सोओगे तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ी सी शांति मिलेगी, उसकी थकावट कम होगी, तो इस तरह से हेल्प करते हैं।
नॉन हिप्नोटिक भी कुछ होते हैं जैसे कि क्लोराडायजोऑक्साइड हो गया, मैक्रोबमेट हो गया, वेलियम हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये टेंशन तो रिलीज करते हैं पर ये आपको नींद नहीं देते, तो इनको हम नॉन हिप्नोटिक कहेंगे। उसके अलावा जैसे इकोनेल है, ये आपके डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन को कुछ हद तक कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये इसी तरह से आइप्रोनियाजिड है, फिनाल्जिन है, ये भी डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे नाम कवर कर लिए, बट आप इनको याद कैसे रखोगे, तो उसके लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ दिया इन सेकेंड ईयर वेरी लो, अटेम्प्टेड फिनाइल और इक्वल शेयरिंग वालीमा। ठीक है, तो नंबर कोई दिया लड़की है जिसके सेकेंड ईयर में नंबर कम है, इसलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सुसाइड उसने फिनाइल से अटेम्प्ट किया, तो हमने क्या कहा, अटेम्प्टेड फिनाइल। और इक्वल शेयरिंग वाली माँ, आपको पता है कि जो माँ होती है वो सभी अपने जो भी बच्चे हैं उनके साथ में इक्वल शेयरिंग ही करती है हर चीज की। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखो हम नाम कैसे याद करेंगे, नंबर से आप याद रखोगे नैम्ब्यूटेल ऑफ दिया। ठीक है, ये जो दिया है इससे आप याद करोगे क्लोरो डाई एजिपोक्साइड, ये दिया है ना इसके अंदर, तो क्लोरो डाई एजिपोक्साइड। इन जो है इनसे आप याद करोगे आइप्रोनियासिड। ठीक है, इनसे आप याद करोगे आइप्रोनियासिड। सेकेंड ईयर से आप याद करोगे सेकोनल, ये जो सेकोनल दे रखा है। वेरी से आप याद करोगे वेरोनल। लो से आप करोगे ल्यूमिनल। अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड से कौन सा था, आई थिंक अटेम्प्टेड से शायद कुछ भी नहीं है, नहीं अटेम्प्टेड से भी है अमाइटल, ओके फाइन। तो ये अमाइटल आ गया आपका अटेम्प्टेड से। देन फिनाइल से आप याद करोगे फेनल्जिन। इक्वल से आप याद करोगे इक्वेनल। शेयरिंग से आप याद करोगे सेरोटोनिन, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेरोटोनिन। वाली से आप याद करोगे वेलियम, जो मैंने यहाँ पे दे रखा है वेलियम। और माँ से आप याद करोगे मैप्रोपोमेट। ठीक है, तो एक बार और बोल लेते हैं, नैम्ब्यूटेल, फिर ये हो गया आपका क्लोरोडायजेपोक्साइड। इनसे आप याद करोगे आइप्रोनियाजिड, सेकोनल, वेरोनल, ल्यूमिनल, अमाइटल, फेनल्जिन, इक्वेनल, इक्वेनल। देन शेयरिंग से सेरोटोनिन, वेलियम और मैप्रोपोमेट। तो इस तरह से आपको सभी के सभी जो ट्रैंक्विलाइजर्स है, फर्दर इनके सब डिविजन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ हिप्नोटिक है कुछ नॉन हिप्नोटिक है, तो उनको आप अलग से याद कर सकते हो, बट इस तरह से आपको सारे ट्रैंक्विलाइजर्स एक जगह पे याद हो गए। देन आते हैं आपके एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स वो होते हैं जो कि आपको पेन से रिलीफ दिलाते हैं। ये अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, नार्कोटिक्स हो सकते हैं, नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक वो होते हैं जो कि स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं, अनकॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी हैबिट हो जाती है, इनका एडिक्शन लग जाता है, इनकी लत पड़ जाती है। तो एग्जाम्पल इसमें आ गए मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन और पैथिडीन। आई डोंट थिंक कि ये मुझे आपको याद कराने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर इनके नाम सुन रखे होंगे। मॉर्फिन और हीरोइन तो जिसमें बहुत ही कॉमन है। उसके अलावा कोडीन और पैथिडीन आप याद कर सकते हो, ये आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं, यानी पेन रिलीज करते हैं, पर साथ ही साथ इनकी लत पड़ जाती है अगर इनको एक्सेस में लिया जाता रहे तो। देन होते हैं आपके नॉन नार्कोटिक्स, जो कि नॉन हैबिट फॉर्मिंग केमिकल्स होते हैं, इनकी कोई लत नहीं पड़ती है, एडिक्टिव नहीं होते। इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे एस्पिरिन, डिस्पिरिन, पैरासिटामोल। ये बहुत ही कॉमन ड्रग्स हैं, और जब भी हमें किसी तरह का पेन होता है, कभी हेडेक होता है, कभी कुछ पेन होता है, तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, पैरासिटामोल इस तरह के लेना। जब वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, तो हम पैरासिटामोल लेते हैं। उसके अलावा ये जो आपके आजकल जो है ना, ये एस्पिरिन को एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन के लिए भी यूज में लिया जाता है, और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए भी आप एस्पिरिन या डिस्प्रिन की जो कैप्सूल्स है उनको ले सकते हो, टैबलेट्स को आप ले सकते हो, जिससे कुछ टाइम के लिए आपको इंस्टेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए वो प्रोसेस डिले हो जाता है, देन डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। देन है एस्पिरिन, जो है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है लिवर के लिए, तो अगर बहुत ज्यादा एस्पिरिन को उसको इंजेस्ट किया जाता है, तो स्टमक में आपको ब्लीडिंग हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एस्पिरिन को आजकल इतना प्रेफर नहीं किया जाता, उसकी जगह पे हम नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, देन पैरासिटामोल, डाइक्लोरोफेनिक, सोडियम, इनको हम ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, ये सभी नाम आपके सुने हुए से होंगे। देन है आपका एक और एक क्वेश्चन है जो कि आप थोड़ा ध्यान रखना है इसको, कि जो एस्पिरिन होता है उसमें OCO-CH3 और COOH ग्रुप्स लगे होते हैं, यानी कि है कि आपका बेंजोइक एसिड है जिसके ऑर्थो पोजीशन पे OCO-CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना। देन होते हैं आपके एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फीवर के टाइम, जब आपको बहुत सारा फीवर हो जाता है, बॉडी आपकी बहुत गर्म हो जाती है, तो बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे लाने में हेल्प करते हैं, ताकि फीवर से आराम मिल सके। इसमें आपके पैरासिटामोल, एस्पिरिन, फिर फेनासिटिन, एनाल्जिन और नोवाल्जिन इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, जिसमें आई एम श्योर कि आपको पैरासिटामोल और एस्पिरिन तो बहुत आपने यूज भी कर रखा होगा। फेनासिटिन, एनाल्जिन और नोवाल्जिन, इनको आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। पैरासिटामोल आपका क्या होता है, ये आप देखो, ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है, मोल से आप याद कर सकते हो, एसिटामोल है ना, तो यहाँ पे ऑल है, ऑल मतलब कि फिनॉल हो गया। उसके अलावा एसिटा ग्रुप लगा हुआ है।
NHCOCH3, तो ये क्या हो गया, एसिटा ग्रुप हो गया, COCH3, और NH है तो ये आपको नाइट्रोजन थोड़ा याद करना पड़ेगा कि एसिटामोल है, ठीक है। देन आपकी बात आती है एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रोब से आपको बचाते हैं, उनको किल करते हैं या उनकी एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। ये माइक्रोब्स आपके बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरसेस हो सकते हैं। तो जो सल्फर ड्रग्स होते हैं या फिर जो कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स, मतलब सल्फेनिलमाइड क्या होते हैं, आपके सल्फर ड्रग्स होते हैं, इनके अंदर सल्फर या सल्फर के कुछ ग्रुप्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं एक प्रॉपर ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन में, और ये देखा गया है कि इनकी एंटी माइक्रोबियल कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, और ये बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस को क्योर करने के लिए, जैसे कि डिप्थीरिया, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस में इनको यूज में लिया जाता है। तो आजकल जो हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है ना, उनके अंदर सल्फोनेटेड ड्रग्स या फिर सल्फर ड्रग्स जो है बहुत ही कॉमन है। तो ये बड़े सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सल्फेनिलमाइड है आपका, यानी कि SO2 NH2 और NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब आगे आप देखोगे कि ये सबके सब इसी के ही डेरिवेटिव्स हैं, आपने H को हटाकर यहाँ पे अलग अलग जो है सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, तो ये सबके सब आपकी क्या कहलाती है, सल्फर ड्रग्स, और इनकी एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी काफी अच्छी देखी गई है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अंदर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन पे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, या जो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस जिस तरह से वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, उस प्रोसेस को ही वो खत्म कर देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, ताकि वो बॉडी में ग्रो ना हो पाए। तो ये जो हमारा केमिकल्स काम करते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, अगर हम बैक्टीरियाज की बात करें तो इनको एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियल भी कह सकते हैं मेडिसिन। तो ये आपके दो तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरियोसिडल हो सकते हैं एंटीबायोटिक, या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। तो देखो, सिडल का मतलब आप जानते होंगे, जब आप किसी चीज को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देते हो। तो अगर हमारी जो ड्रग है वो माइक्रोब को खत्म ही कर दे, पूरी तरह से किल कर दे, तो हम उसको बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक कहेंगे, और अगर वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे, रोक दे, तो हम उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहेंगे। दोनों ही केसेस में फायदा हमारा ही है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ग्रो नहीं कर सकेगा। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो कि कौन बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स हैं? तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे DAL, दाल है ना, बैक्टीरियोसिडल के अंदर पीछे दाल आ रहा है, तो आप ऐसे अज्यूम कर लो कि आपको आपकी मम्मा ने, किसी ने पाव भर दाल लाने के लिए कहा है, तो दाल पाव, कितनी दाल, कितना है, पाव। जैसे जैसे होता है ना, पाव भाजी होती है, आप दाल पाव कर दो, जो भी आप बनाना चाहो, दाल के साथ आपको पाव याद रखना है। पाव का मतलब क्या हो गया, पेनिसिलिन। ए से आप याद करोगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, और ओ से आप याद करोगे ऑफ्लेक्सिन, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर क्या होता है, TIC लिखा है पीछे, आप TIC की जगह इसको TEC कर दो, बैक्टीरियोस्टैटिक बोल दो। तो TEC से आप कैसे याद कर लोगे, T से हो गया आपका टेट्रासाइक्लिन, E से हो गया आपका एरिथ्रोमाइसिन, और C से हो गया क्लोरामफेनिकोल। तो इस तरह से आपको ये एंटीबायोटिक्स जो है, इनकी ये दोनों कैटेगरीज याद हो गई। उसके अलावा आप जानते होंगे कि जो आपका पेनिसिलिन है ना, ये फर्स्ट सबसे सक्सेसफुल एंटीबायोटिक है, जिसको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में बनाया था, और ये अकेला इनमें से एक ऐसा ड्रग है जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एंटीबायोटिक जो कि सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के ऊपर कारगर हो, एक ही तरह के बैक्टीरिया के ऊपर कारगर हो, बहुत सारे बैक्टीरियाज को कवर ना करता हो, उनकी एक्टिविटीज को ना रोकता हो। लेकिन उसके अलावा जितने भी आप एग्जाम्पल्स देखेंगे एंटीबायोटिक्स के अंदर, बैक्टीरियल्स के अंदर, वो सभी के सभी आपके ब्रॉड रेंज के होते हैं, ठीक है। जैसे कि एम्पिसिलिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गए, ये सब आपके सेमी सिंथेटिक हैं, पेनिसिलिन के ही डेरिवेटिव्स हैं, बट सबके सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, ऑफ्लेक्सिन हो गया, जो भी आपको ये देखोगे सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के ही एग्जाम्पल हैं, सिर्फ एक पेनिसिलिन को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स कौन होते हैं, तो ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करते हैं, को प्रिवेंट करते हैं, या फिर उनको पूरी तरह से किल कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि एंटीसेप्टिक में और एंटीबायोटिक में क्या फर्क है, तो देखो, एंटीबायोटिक में बायो वर्ड आता है, तो आप उससे याद कर लेना कि वो जो है, आप उनको आप उनको इंजेस्ट कर सकते हो, आप उनको खा सकते हो। जबकि जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं थोड़े से हार्श होते हैं, तो आप इनको खा तो नहीं सकते, लेकिन आप इनको लिविंग टिश्यूज के ऊपर कहीं पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, कोई अल्सर हो जाता है, कोई स्किन डिजीज हो जाती है, तो ऊपर ऊपर आप स्किन के ऊपर, शरीर के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम। आई एम श्योर कि आपने बोरोलिन का नाम जरूर सुन रखा होगा। तो ये क्या होती है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। डेटॉल आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, तो ये भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, ठीक है।
तो ये सब हो गए एंटीसेप्टिक्स। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि डेटॉल इसका एक एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखो कि डेटॉल किस किस से मिलकर बना होता है। सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पेनियोल। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम डिटॉल कहते हैं। तो ये है आपका क्लोरोजाइलेनॉल और ये है टर्पेनियोल, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाता है डेटॉल। इसके अलावा 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल जो है, मतलब फिनॉल का सोल्यूशन सिर्फ 0.2% अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ है तो वो भी एक एंटीसेप्टिक का ही काम करता है। उसके अलावा आपका बाइथियोनल होता है, ये बाइथियोनल है। तो थी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सल्फर आ रहा होगा, आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा जो आयोडीन है वो भी एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन हो गया, आइडोफॉर्म हो गए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन अगर आपसे कोई पूछे तो ये 2 to 3% सोल्यूशन होता है आयोडीन इन अल्कोहल का। उसके अलावा आइडोफॉर्म जिसके अंदर भी आयोडीन प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों ही आपके एंटीसेप्टिक होते हैं और वुंड्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। उसके अलावा बोरिक एसिड होता है। उसके अलावा फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन होता है, जो कि ऊपर भी लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे। तो ये आपके फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन भी क्या हो गए, इन्हीं के एग्जाम्पल। आई होप इतना पार्ट जो है ये आपको क्लियर है, ये सबके सब आपके एंटीसेप्टिक्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, बट आप उनको लिविंग टिश्यूज पे ही अप्लाई नहीं कर सकते, ये और ज्यादा हार्श केमिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इनको आप उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज करोगे जो कि लिविंग नहीं है। जैसे कि जो फ्लोर है उस पे हम जिस तरह से उसकी सफाई करते हैं, उसके लिए हम एक सोल्यूशन लेते हैं। इसी तरह से हार्पिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लाइजॉल का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब के सब क्या होते हैं, पानी को साफ करने के लिए जैसे हम क्लोरीन को काम में लेते हैं, तो ये सब के सब आपके क्या है, जर्म्स को किल तो करते हैं पर ये बहुत हार्श होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वहां पे याद करो, हमने 0.2% फिनॉल सोल्यूशन देखा था, वो एंटीसेप्टिक था। बट अगर 1% फिनॉल सोल्यूशन होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन फिनॉल की बढ़ गई है, तो ऐसे में ये डिसइंफेक्टेंट बन जाता है। 0.2 से 0.4 ppm एक्वा सोल्यूशन अगर क्लोरीन का होता है, तो उसको वाटर के स्टेरिलाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है। बट आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई नहीं करोगे, बहुत हार्श है, और वाटर को स्टेरिलाइज कर देता है, उसके जर्म्स को मार देता है। उसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है लो कॉन्सेंट्रेशन में, उसको यूज कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर है, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये भी आपके एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। देन आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो इसको भी रूम्स को डिसइंफेक्टेड करने के लिए या जो आपके जो बेसिकली आप कहोगे कि ऑपरेशन थिएटर्स में जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी क्लीन करने के लिए आप इसको काम में लेते हो। फाइन, तो ये हमने डिस्कस किया एंटीसेप्टिक के बारे में, डिसइंफेक्टेंट के बारे में और एंटीबायोटिक के बारे में। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहती हूँ, एंटीबायोटिक जो होते हैं उनको आप खा सकते हो, देन और वो तभी आपकी बॉडी में जाके अपनी एक्टिविटी शो करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। देन आता है आपका एंटीसेप्टिक, जिसको कि आप बाहर बाहर शरीर पे या स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करता है, लेकिन आप उसको फ्लोर पे या जो नॉन लिविंग थिंग्स है वहां पर आप उनको अप्लाई करोगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं। देन आती है आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग जैसा कि आप मतलब ही समझ रहे होगे कि ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है। इनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पिल्स हैं, मेडिसिन है, जिनको कि आप मुंह से लेते हो, और ये नेचुरल प्रोडक्ट को बिलोंग करती है, जिनको कि हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, उस कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल्स देखते हो, नॉर्थेंड्रॉन और इथनिल एस्ट्राडायोल। ठीक है, नॉर्थेंड्रॉन और इथनिल एस्ट्राडायोल। तो अब आप कैसे याद रखोगे इसमें, तो नॉर्थेंड्रॉन में आप याद देखो, ये पीछे ड्रोन सा लिखा हुआ है, तो आप याद करना कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है। जबकि जो इथनिल एस्ट्राडायोल है, इसमें डाई आपको दिख रहा है, तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का मिक्सचर होता है इस पिल के अंदर। ठीक है, देन बात आती है केमिकल्स इन फूड। फूड के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की। तो आप जानते हो कि नॉर्मल जो हम टेबल शुगर यूज करते हैं वो सुक्रोज होता है या फिर फ्रक्टोज होता है। ठीक है, हमारे जो फ्रूट्स हम खाते हैं उनके अंदर भी यही सुक्रोज और फ्रक्टोज ही प्रेजेंट होते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा कैलोरी को बढ़ाते हैं, और साथ ही आप जानते हो कि हम कहते हैं कि मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टूथ डिके को भी एनहेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हम ऐसा मेथड अप्लाई करें जिससे कि हमें हमारा जो खाना है वो मीठा तो लगे, लेकिन ना तो वह हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक हो और ना ही हमारी कैलोरीज को बढ़ाए। तो ऐसे के लिए हम कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बनाते हैं, जिसमें कि हम कई सारे की बात करेंगे। आपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी देखा होगा, शुगर फ्री क्यूब्स होती हैं, तो वो बेसिकली क्या होती है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी इसमें है सैकरिन। सैकरिन जो होते हैं वो आपके ऑर्थोसल्फोबेंजीनेमाइड होते हैं। ये 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट होते हैं जो नॉर्मल शुगर हम टेबल शुगर खाते हैं उससे।
आप इसको कैसे याद कर सकते हो? सच्चा अच्छा। सच्चा अच्छा का मतलब क्या होगा कि जो सैकरिन है जो कि सच्चा सा है, सच्चे लोग जनरली अच्छे होते हैं, राइट? तो इनको आप यूज करते हो डायबिटिक पर्सन्स के लिए। डायबिटिक पर्सन्स को मिठास तो फील कराता है बिना उनकी कैलोरीज को बढ़ाए, बिना उनके टूथ डिके को बढ़ाए, बिना उनको किसी तरह का कोई हार्म पहुंचाए, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है और बॉडी के अंदर ये यूरिन के फॉर्म में इजिली एज इट इज बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी में कहीं पे भी सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन ये 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट है आपके नॉर्मल केन शुगर से, और वाटर के अंदर भी ये इनसोल्यूबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है और इनसोल्यूबल भी है। तो ये पेशेंट की बॉडी से एज इट इज बाहर आ जाता है यूरिन की फॉर्म में। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उसको होता है, इसलिए आप इसको सच्चा अच्छा करके याद कर सकते हो, मतलब एक अच्छे पर्पज से काम आ रहा है। देन आपका आता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है नॉर्मल शुगर से। तो ये मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड डिराइव फ्रॉम फिनाइल एलेनिन एस्पार्टिक एसिड। इससे बेसिकली इस फिनाइल एलेनिन एस्पार्टिक एसिड से डिराइव हुआ है, इसका मिथाइल एस्टर है। ये जो है इसको न्यूट्रा स्वीट भी कहते हैं, और ये हाई टेम्परेचर पे, कुकिंग टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। तो आप इनको उसमें यूज लोगे जो कि हमारे कूल फूड हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, इनके अंदर आप इसको काम में लोगे। हमने ऑलरेडी देखा कि 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। और जो लोग पीकेयू यानी कि फिनाइल कीटोयूरिया से सफर करते हैं, उनको एस्पार्टेम को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब आप याद कैसे करोगे? देखो एस्पार्टेम है, तो एस्पार्टेम की जगह से अगली बार आप इसको आइसपार्टेम बोलना, तो आइस से आपको याद हो जाएगा कि आइसक्रीम के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। देन बात आती है एलिटेम। एलिटेम को आप याद कर सकते हो ऑल टाइम स्वीट, यानी बहुत ज्यादा स्वीट होता है, 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है नॉर्मल शुगर से। तो इसकी जो स्वीटनेस होती है ना, वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल होती है, उसको हम ज्यादा खा नहीं सकते। हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है ये, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा सुक्रोलोज। सुक्रोलोज 600 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है नॉर्मल शुगर से। ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज होता है ये। तो आप देखो सुक्रोलोज अगर एक बार बोल के देखोगे तो आपको है ना कुछ कुछ फीलिंग आएगी क्लोरो क्लोरो वाली, तो उससे आप याद कर सकते हो कि ये सुक्रोज का ट्राइफ्लोरो डेरिवेटिव होता है। 600 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है सुक्रोज से, और ये कैलोरी को भी नहीं इंक्रीज करता और टूथ डिके को भी इंक्रीज नहीं करता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुकिंग टेम्परेचर पे भी काफी स्टेबल रहता है। तो सुक्रोलोज को आप इस तरह से याद रखो। देन लास्ट होता है आपका साइक्लामेट, जो कि 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, एंड साइक्लोहेक्साइल सल्फामेट से बना होता है, 20 टाइम्स ज्यादा केन शुगर से मीठा है। ये आपका साइक्लोमेट का एक स्ट्रक्चर दे रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स आई एम श्योर आप जानते हो कि फूड प्रिजर्वेटिव्स में बेसिकली क्या होता है कि ये आपके जो खाना है उसको स्पॉइल होने से बचाते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी लंबे टाइम तक बनाकर रखने में हेल्प करते हैं। इनके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वेजिटेबल ऑयल, विनेगर, सिट्रिक एसिड, ये तो बहुत कॉमन है। इनको नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं। इवन सोडियम बेंजोएट भी अगर आप देखोगे कि जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है, तो ये तो कुछ बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा आप याद कर सकते हो सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड और प्रोपाइनिक एसिड, ठीक है। तो ये सब विनेगर या एसिटिक एसिड किससे मिलते जुलते से ही है। सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल तो आपको याद रह जाएगा। विनेगर आपका एसिटिक एसिड ही होता है, तो ये भी है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ये भी क्या है, एसिड का ही सॉल्ट फॉर्म है। देन उसके अलावा जो सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट्स और प्रोपाइनिक एसिड के सॉल्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि एसिड एसिड वाली आपको फीलिंग आ रही है, जो कि एसिटिक एसिड से मिलते जुलते से ही है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा है सोडियम बेंजोएट जो है ये, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला वगैरह दे रखा है कि कन्वर्ट हो जाता है हाइपोप्यूरिक एसिड के अंदर, और जो कि अल्टीमेटली हमारी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, तो किसी भी तरह से हमें नुकसान भी नहीं करता। इसके अलावा आपके होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स में आप एग्जांपल याद कर सकते हो BHT का और BHA का, ठीक है। BHA है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एक तो आपका एनिसोल है और दूसरा आपका हाइड्रोक्सी टोलुएन है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि आपके जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपका खाना जल्दी खराब हो जाएगा, एंड हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये BHT हो गया और ये BHA हो गई, ये इनका स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि हमने कहा ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। तो ब्यूटाइलेटेड, ये तीन यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोक्सी है और साथ में टोलुएन का स्ट्रक्चर है। जबकि ये क्या है, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी है और एनिसोल है, ठीक है। एनिसोल मतलब बेंजीन के ऊपर जब सिर्फ OCH3 लगा होता है तो।
देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है क्लींजिंग एक्शन की, यानी कि आपको सफाई करनी है। तो क्लींजिंग एक्शन जो है वो वाटर के प्रेजेंस में होता है डर्ट को रिमूव करने के लिए। ये आपके अच्छे सर्फेक्टेंट्स होते हैं क्योंकि ये सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपका जो क्लींजिंग मॉलिक्यूल है, चाहे वो डिटर्जेंट का हो या सोप का हो, वो पानी से ज्यादा डर्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, वाटर से रिंस करने पे अलग हो जाता है, राइट। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो सोपी डिटर्जेंट हो सकते हैं, नॉन सोपी डिटर्जेंट हो सकते हैं। नॉन सोपी डिटर्जेंट्स को हम सोपलेस सोप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सोप जैसी एक्टिविटीज भी शो करते हैं, सोप जैसा सब कुछ शो करते हैं, बट स्टिल ये सोप्स नहीं होते हैं अगर आप इनके केमिकल कॉम्बिनेशंस को देखोगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोप्स क्या होते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं। ये जो सोप्स हैं आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड है। इनके एग्जांपल हो गए जिसके अंदर के 15 से 18 कार्बन एटम्स आपको मिलेंगे, लाइक स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स जो है ये हार्ड सोप्स, जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं इनको हम हार्ड सोप्स भी कहते हैं, जबकि जो पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं उनको हम सॉफ्ट सोप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको चीजें जो है याद रह जाएंगे, क्योंकि रोज रोज आप सोप्स को काम में लेते भी हो तो आप समझते हो उनको। देन आप सोप्स को प्रिपेयर कैसे करोगे, तो जो ऑयल या फिर फैट है, अभी हमने डिस्कस किया था कि हायर फैटी एसिड्स, तो ये आपके फैट्स हैं, ठीक है, ये आपके फैटी एसिड्स हैं या फिर फैट है, उनको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो सोप बनेगा प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सोप इस तरह से बनता है जब आप इसको हीट करते हो एट अ सर्टेन टेम्परेचर। फिर हम इन्हीं के अंदर इसमें उसको और अच्छा बनाने के लिए अलग अलग कलर्स, परफ्यूम्स या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, केमिकल्स डाल देते हैं ताकि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शो करने लगे। तो जैसा हम चाहते हैं उस तरह का हम सोप उसको बना सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट कुछ अलग अलग तरह के टाइप ऑफ सोप्स हमारे होते हैं जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना, बट स्टिल एक बार हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है जैसे कि टॉयलेट सोप, तो टॉयलेट सोप के अंदर क्या है, थोड़ा सा अच्छे ग्रेड का फैट और ऑयल यूज किया जाता है। फ्लोटिंग सोप्स होते हैं जिनके अंदर के जो टाइनी बबल्स होते हैं उनको बार बार बीट किया जाता है, ठीक है, इनटू द प्रोडक्ट बिफोर इट हार्डन्स, बाद में ये अपने आप से हार्ड हो जाते हैं। देन जो ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं इनको हम इथेनॉल के अंदर डिजोल्व करते हैं और फिर एक्सेस सॉल्वेंट को रिमूव कर देते हैं, वेपराइज कर देते हैं। मेडिकेटेड सोप्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ हम ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिनकी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि डिटॉल हो गया, बायोथियोनल हो गया। आपको याद होगा डिटॉल और बायोथियोनल की बात हमने एंटीसेप्टिक्स में की थी। देन शेविंग सोप्स होते हैं जो कि ड्राइंग को प्रिवेंट करें, क्योंकि आपको शेव करने के लिए क्या चाहिए, कुछ मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तो हम उसमें ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं ताकि ड्राइंग जो है वो ना हो। फिर एक जो गम है जिसको कि हम रोजिन कहते हैं वो उसके अंदर ऐड किया जाता है, जिससे फाइनली सोडियम रोजिनेट बन जाता है। ये सोडियम रोजिनेट अच्छा खासा लेदर प्रोड्यूस करता है जो कि शेविंग के पर्पज से चाहिए भी। देन आते हैं आपके लॉन्ड्री सोप्स जिनको कि आप लॉन्ड्री पर्पज के लिए कपड़ों को धोने के लिए काम में लेते हो, तो इसके अंदर सोडियम फिलर्स को यूज किया जाता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गए, सोडियम रोजेंस हो गए, इनको यूज करते हैं। देन आपके सोप चिप्स होते हैं जिनको कि थिन शीट के ऊपर रन किया जाता है मेल्टेड सोप के, फिर उसको ठंडा करके उसको स्क्रैप ऑफ कर लेते हैं, तो जो उसकी स्क्रैपिंग्स होती है ना वो ही आपके सोप चिप्स कहलाती हैं। देन सोप ग्रैन्यूल्स और सोप चिप्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ जैसे पेपर्स नहीं आते, पेपर के ऊपर सोप लगा हुआ होता है, आपने पेपर सोप्स देखे होंगे, तो वो आपके सोप चिप्स ही होती हैं बेसिकली, जिनको कि एब्सॉर्ब कर दिया जाता है। देन है सोप ग्रैन्यूल्स, जो छोटे छोटे से आपने बॉल्स देखी होंगी, कई बार फेस वॉशेस के अंदर आती हैं, उनको सोप बबल्स कहते हैं और ये बबल्स क्रिएट करती हैं, ग्रैन्यूल फॉर्म में होते हैं। देन सोप पाउडर होता है जिसमें कुछ स्कोरिंग एजेंट्स होते हैं, एब्रेसिव्स यूज होते हैं, और ये जो है ये नॉर्मल सोप से ज्यादा क्विकली काम करते हैं। बट इन सबको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये सोप्स हैं और सोप ही रहेंगे, बस अलग अलग फॉर्म में इनका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप्स क्या है। पहली बात की जो सोप्स होते हैं यहाँ पे अच्छे क्लिनजिंग एजेंट होते हैं और ये 100% बायोडिग्रेडेबल हैं। इसका मतलब कि अगर ये पानी में या कहीं पे भी चले जाते हैं तो ये किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो सोप्स होते हैं ये सोप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा CO2 के अंदर, तो कोई किसी तरह से हार्मफुल नहीं है। बट इनके साथ प्रॉब्लम्स ये है कि जो सोप्स हैं वो हार्ड वाटर के लिए यूज में नहीं लिए जा सकते। हार्ड वाटर के अंदर अच्छा खासा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का कंटेंट भी होता है, तो जैसे ही सोप जो है हार्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में इनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, तो इस वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और सोप अपना काम नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये कि सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम एज वेल। एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपका सोप है एसिड के साथ में रिएक्ट करके इसने फ्री फैटी एसिड्स बना दी, जो भी काफी ज्यादा वजन होने की वजह से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी और ये अपना सोप एक्शन जो है वो कर ही नहीं पाएगी पानी के अंदर या फैब्रिक के ऊपर,
ठीक है। अब सोपलेस सोप्स क्या होते हैं? तो ये आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं जिनमें सभी प्रॉपर्टी सोप्स की होती है, पर ये सोप नहीं होते। ये स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग डिटर्जेंट्स होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल हैं, और जबकि जो ब्रांच चेन होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स आपके जनरली जब भी हम बात करते हैं तो हम इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, बट अगर वो सिंपल स्ट्रेट चेन है तो वो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही, चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों पे काम करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि 3 तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। तो एनायनिक डिटर्जेंट्स को आप कैसे याद रखोगे? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं। आप आशा होता है ना, आशा को आप आशा बोलो, तो आशा मतलब ए का मतलब तो हो गया एनायनिक डिटर्जेंट, और एस एस से आप याद रखोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो आशा या आशा बोलो, तो एनायनिक डिटर्जेंट्स कौन होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। इस तरह से आप याद रखोगे, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा आप डिटेल्स में जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे तो है कुछ भी नहीं। जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट है, तो इसमें क्या है? सोडियम सॉल्ट किसका है? सल्फोनिक एसिड का, और बाकी एल्काइल चेन है। तो आप कुछ भी देखो, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड ही निकल कर आएंगे। देन ये हाउस होल्ड वर्क में या टूथपेस्ट में इनमें काम में लिए जाते हैं, जहाँ पे कि थोड़े से हार्श डिटर्जेंट चाहिए होते हैं, जैसे लॉन्ड्री पर्पज के लिए भी आप इन्हीं को ही काम में लेते हो। देन होते हैं आपके केटाइनिक डिटर्जेंट्स, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो कैट का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो क्यू ए मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं केटाइनिक डिटर्जेंट्स के अंदर। अब ये देखो, आप देख रहे हो, ये आपका एक अमोनियम आयन हो गया जिसके ऊपर ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये केटाइनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या है? सेटाइल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड। आप चाहे तो इस एग्जांपल को याद कर लो, बट इतना सफिशिएंट है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं। ये थोड़े से माइल्ड कंडीशंस में काम में लिए जाते हैं, जैसे कि हेयर कंडीशनर्स होते हैं। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि जो हेयर कंडीशनर्स होते हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा रिंस करते हो, हाथ पे करते हो, तो ज्यादा कोई फोम नहीं क्रिएट होता। तो ये होता है, इस तरह के केटाइनिक डिटर्जेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ अच्छा है, पर ये इतना फोम क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टेरेट हो जाएगा। ये स्टेरिक एसिड या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आप ऐसे कह सकते हो, तो ये आपका बन गया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टेरेट। जैसे कि लिक्विड डिश वॉशर्स होते हैं ना, उनके अंदर आप इनको काम में लेते हो, तो ये थोड़ा बहुत फोम क्रिएट करते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि जो नॉन आयनिक होते हैं वो थोड़ा बहुत फोम क्रिएट करते हैं, केटायनिक उससे भी कम करते हैं, और जो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो सबसे अच्छा फोम क्रिएट करते हैं। तो जहां आपको ज्यादा फोम की जरूरत है, जैसे कि आपको गंदे कपड़े धोने हैं, तो आप यूज करोगे उसके लिए एनायनिक डिटर्जेंट्स को। पर जब आपको बहुत थोड़ा बहुत उसमें फोम का एक्शन चाहिए, जैसे कि लिक्विड डिश वॉशिंग में, तब आप यूज करोगे नॉन आयनिक को। और केटायनिक आप तब यूज करोगे जब आपको वॉशिंग तो करनी है पर फोम की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो जिसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा हेयर कंडीशनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स। अब हमने इतना तो देख लिया कि सोप से ज्यादा सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इफेक्टिव होते हैं। हालांकि हमें ये पता है कि सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं जबकि डिटर्जेंट्स नहीं होते, बट स्टिल सिंथेटिक डिटर्जेंट्स किस तरह से सोप से बेटर है ये हम देखते हैं। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना, वो हार्ड वाटर पे भी काम करते हैं और सॉफ्ट वाटर पे भी करते हैं। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में भी काम करते हैं, और नॉर्मल जो बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल पीएच पे भी काम करते हैं। ये पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, इस वजह से ज्यादा अच्छा एक्शन दे पाते हैं, और एक अच्छा लेदर फोम बना पाते हैं सोप से ज्यादा। इनका जो क्लेंजिंग एक्शन है वो भी सोप से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, इसलिए डिटर्जेंट्स क्लेंजिंग पर्पस के लिए सोप से बेहतर ऑप्शन है, बट अगर एनवायरमेंटल पर्पस से देखें तो डिटर्जेंट्स आर नॉट अ गुड चॉइस। देन नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री एंड कलरिंग मटेरियल। जो कलरिंग मैटर होते हैं, यानी कि जो डाइज वगैरह होते हैं, उसके पीछे की क्या केमिस्ट्री होती है। तो आपके दो तरह के डाइज हो सकते हैं या कलरिंग मैटर हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक कलरिंग मैटर। तो इनका खुद का क्या होता है, इनके अंदर खुद में भी एक कलर होता है, और इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी और मटेरियल को भी स्टेन कर सकते हैं, किसी और फैब्रिक को वो स्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आपके केमिकल्स होते हैं, इन्हीं को हम डाइज कहते हैं। हर कलरिंग मटेरियल डाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यानी कि अगर कोई मटेरियल कलर्ड है वो दूसरे को भी कलर उस पर चढ़ा पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जिसमें एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि एजोबेंजीन, जो कि खुद तो एक कलर सब्सटेंस है, पर ये डाई नहीं है, क्योंकि किसी और को कलर स्टेन नहीं कर सकता। अब जो डाइज होती है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इनका खुद का एक कलर होता है, ये बहुत इजीली दूसरे फैब्रिक के ऊपर भी अपना कलर फिक्स कर लेते हैं, और इनको चाहे मॉर्डेंट की भी कई बार हेल्प जरूरत पड़ती है, नहीं तो कई बार खुद ही डायरेक्टली ये फिक्स कर लेते हैं फैब्रिक के ऊपर कलर को। उसके अलावा
चाहे वाटर के साथ में इसको धो लो, चाहे एसिड लग जाए, चाहे एल्कली लग जाए, तो ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब कलर बहुत इजीली नहीं निकलता है इनका। ऐसा हो क्यों पाता है, कलर क्यों चढ़ पाता है, कलर किसकी वजह से आ रहा है? तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रोमोफोर्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें स्पेशली जो आपके अनसैचुरेटेड टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो आपके क्रोमोफोर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनको आप देख सकते हो। एक और टर्म होता है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स वो होते हैं जो कि क्रोमोफोर्स के जो कलर को इंटेंसिफाई करते हैं। मतलब क्रोमोफोर जो है वो तो कलर चढ़ाता है, पर उस कलर को और ज्यादा इंटेंस बनाने का काम कौन करता है? ऑक्सोक्रोम। जैसे कि क्रोमोफोर है, मान लो कि वो पिंक जैसा कुछ कलर देता है, तो ऑक्सोक्रोम की वजह से वो रेड टाइप के कलर का आपको अपेयर होगा। तो इसके अंदर आप देखोगे कि ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं जिनके पास पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। इस तरह के आपके जो केमिकल्स हैं वो ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस किस तरह से आप इनको अलग अलग कर सकते हो, तो बेसिकली इसको भी आपको बहुत सारा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नाइट्रो और नाइट्रोसो डाई जो क्रोमोफोर होते हैं NO2 और NO ग्रुप के, इसमें ऑक्सोक्रोम आपका OH ग्रुप है, पिक्रिक एसिड, मार्शियस येलो, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, बट आप प्लीज इनके अंदर इतना मत जाओ क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये गिवन नहीं है, और ये इतना बस आपको एक नॉलेज पर्पज के लिए चाहिए, आपको इनको बैठ के याद बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा आपकी एजोडाइज होती है जिनके अंदर एजो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रो और नाइट्रोसो डाई के अंदर क्या है कि नाइट्रोसो या नाइट्रो टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट है, NO2 या फिर NO ग्रुप प्रेजेंट है। एजोडाइज के अंदर एजो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी N डबल बॉन्ड N, जैसे कि बिस्मार्क ब्राउन हो गया, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, कॉन्गो रेड। उसके अलावा एंथ्राक्विनोन डाई होती है जिसका एग्जाम्पल आपका एलिजेरिन हो गया। इंडिगो इज द ओल्डेस्ट नोन डाई, अदर एग्जाम्पल्स आर लाइक टायरिन पर्पल, इंडिगो सोल। इसके अलावा आपकी थैलिन डाई होती है जिसमें कि आप थैलिक टाइप के स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे फिनोफ्थिलीन हो गया, फ्लोरोसिन, इयोसिन, मर्क्यूरोक्रोम। तो इन सब के अंदर थैलिन टाइप के, जैसे थैलिक एसिड होता है ना, उस तरह का थैलिन टाइप का ग्रुप आपको दिखेगा। फिर है ट्रनरी बिनेथेन डाई जिसमें कि मैलेकाइट ग्रीन या फिर रोजानिलिन हो गया। ठीक है, बट अगेन आपको इन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल बैठ के याद नहीं करना। देन आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डाई ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से आप उनको अप्लाई कर रहे हो। तो डायरेक्ट डाइज हो सकती हैं, एसिड डाइज हो सकती हैं, और बेसिक डाइज हो सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डाइज क्या होती हैं? जिनमें कि आप फाइबर के ऊपर डायरेक्टली डाई को अप्लाई कर लेते हो। एसिडिक डाइज वो होती हैं जो कि वाटर सोल्यूबल एंड कंटेन पोलर या फिर एसिडिक ग्रुप्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं आपके बेसिक ग्रुप के साथ में। तो ये खुद डाइज कैसी हैं? एसिडिक है, बट फैब्रिक के ऊपर कुछ बेसिक ग्रुप्स लगे होंगे, उनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है डाई का ओवर द फैब्रिक। इसमें कुछ एग्जांपल हो जाएंगे ऑरेंज आयोडीन, देन कॉन्गो रेड, मिथाइल ऑरेंज, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। देन बेसिक डाइज वो होती हैं जिनमें कि खुद के अंदर एनायनिक साइट्स प्रेजेंट है और फैब्रिक के खुद के अंदर कुछ बेसिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो कि फैब्रिक के एनायनिक साइट्स के साथ में आपस में रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। सो दीज आर यूज्ड टू डाई नायलॉन्स एंड पॉलिएस्टर्स, जैसे कि बटर येलो, मजेंटा, एनिलिन येलो। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स हो गए। सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बहुत हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जस्ट मैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रही हूँ। कुछ वेट डाइज होती है, मॉडर्न डाइज होती है, इनग्रेन डाइज होती है, अगेन आप चाहे तो इनको देख सकते हो, बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके अलावा केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक्स, तो आपने देखा होगा क्रीम्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, टेल्कम पाउडर है, डिओड्रेंट्स हैं, इन सब के अंदर क्या क्या बेसिकली प्रेजेंट है, बस इन्हीं को ही हमने यहाँ पे देखा है। ये चाहे तो आप इसको यहाँ से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा रॉकेट प्रोपेलेंट्स हैं, तो रॉकेट प्रोपेलेंट्स जो है इनमें क्या होता है, लॉन्च, आप ये जानते ही हो, रॉकेट प्रोपेलेंट होते हैं, ये फ्यूल्स होते हैं जो कि रॉकेट को लॉन्च करने के लिए काम में आते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजर होता है और एक फ्यूल होता है। फ्यूल जो है वो रॉकेट को आगे चलाएगा, ऑक्सीडाइजर है जो कि उसके अंदर एक फायर क्रिएट करेगा, जिससे कि बेसिकली आपका प्रोपेलेंट आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। की आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इन जो लास्ट में जो हम लोगों ने टॉपिक्स देखे हैं, अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी के अंदर इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज वरी मत करना, ये नहीं आपको पढ़ना है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया गया है। आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी एंड यू नीड नॉट टू गो थ्रू विद इट। लेकिन जो शुरुआत में हमने जो भी कुछ देखा था, यानी ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में बात की हमने, जो आपके एंटी एलर्जिक्स होती हैं, एंटीपायरेटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल है, उन सभी को आपको पढ़ना है, फूड प्रिजर्वेटिव्स को आपको पढ़ना है विद देयर एग्जाम्पल्स, जो कि आपसे ऑब्वियसली एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरी क्लास में, जहाँ पे एक नए चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।